हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेवन्थ क्लास हिस्ट्री के टर्म 2 में जितने भी क्वेश्चंस आंसर आने वाले हैं उन सारे को एक साथ में। अगर एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत शानदार बेनिफिट होने वाला है। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द राजा राजेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट इन। राजा राजेश्वरम टेम्पल जो है वो कब बना था? अर्ली 11th सेंचुरी इसका आंसर है। सेकंड है अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी संत। अजमेर का जो कनेक्शन है वो कौन से सूफी संत से है? सूफी संत से है। इसका आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। तीसरा क्वेश्चन है हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ। हम्पी कहाँ की कैपिटल था? तो इसका जवाब है विजयनगरा। और चौथा है द डच एस्टेब्लिश्ड ए सेटलमेंट एट डैश इन आंध्र प्रदेश। डच लोगों ने आंध्र प्रदेश में एक सेटलमेंट कहाँ स्टेब्लिश किया था? तो वो स्थान है मसूलीपट्टनम। अगला है ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। राजा राजेश्वर टेम्पल का जो आर्किटेक्ट है उनका नाम इस इंस्क्रिप्शन से मिलता है, तो ये ट्रू है। सेकंड है मर्चेंट्स प्रिफर टू ट्रेवल इंडिविजुअली रादर देन इन कारवांस। मर्चेंट जो है कारवा के बजाय इंडिविजुअली ट्रेवल करना पसंद करते थे, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो लोग कारवा में सफर किया करते थे। काबुल वॉज ए मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट्स। काबुल जो है एलिफेंट्स का ट्रेड करने के लिए एक मेजर सेंटर था, ये गलत है क्योंकि काबुल से तो घोड़ों का ट्रेड हुआ करता था। सूरत वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। सूरत जो है बे ऑफ बंगाल का एक इंपोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था, तो ये फॉल्स है। हाउ वाज द वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ तंजावर। तंजावर के सिटी में वाटर कैसे सप्लाई होता था? वाटर फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स वाज सप्लाइड टू द सिटी ऑफ तंजावर थ्रू चैनल्स। वेल्स और टैंक्स से, चैनल्स की सहायता से तंजावर को वाटर सप्लाई होता था। Who lived in the black towns in cities such as मद्रास। मद्रास की जैसे ब्लैक टाउन्स थे वहां पे कौन रहते थे? मर्चेंट्स, आर्टिसंस सच एज वीवर्स, नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्संस लिव्ड इन द ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन के अंदर मर्चेंट्स, आर्टिसंस और वीवर्स और वहां के नेटिव ट्रेडर्स, लोकल व्यापारी और क्राफ्ट पर्संस रहा करते थे। वाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स। टेम्पल्स के आसपास में टाउन्स ग्रो होने का क्या कारण था? टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। टेम्पल्स के आसपास में टाउन्स ग्रो होने के कारण ये हैं। प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसंस, क्राफ्ट पर्सन सेटल्ड अराउंड टेम्पल्स। टेम्पल्स के आसपास में प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसंस और क्राफ्ट पर्सन्स जो है वो सेटल हो गए थे। सेकंड पॉइंट है सेवरल शॉप्स केम अप अराउंड टेम्पल्स टू कैटर टू द नीड्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एटसेट्रा। पिलग्रिम्स यानी धार्मिक तीर्थयात्री और प्रीस्ट, पुजारी लोग जो हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए और मंदिर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स डेवलप हो गई थी और इसी प्रकार से धीरे धीरे जो है ये टेम्पल के आसपास में टाउन्स ग्रो करने लगे थे। हाउ इंपॉर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सन्स फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। टेम्पल्स की बिल्डिंग और मेंटेनेंस के लिए क्राफ्ट पर्सन्स कितने इंपॉर्टेंट थे? क्राफ्ट पर्सन्स वर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो क्राफ्ट पर्सन्स जो थे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसके कारण ये हैं। दे कैरिड आउट इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। क्राफ्ट पर्सन्स जो है वो कॉपर और सिल्वर का इनले वर्क है वो टेम्पल्स में किया करते थे। क्राफ्ट पर्सन्स फ्रॉम बिदर वर वेल नोन फॉर बिदरी वर्क। बिदर के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे वो अपने बिदरी वर्क के लिए काफी प्रसिद्ध थे। गोल्ड स्मिथ्स, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ, मेसन्स, कारपेंटर्स बिल्ट टेम्पल्स। गोल्ड स्मिथ्स, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मेसन्स और कारपेंटर्स जो है वो टेम्पल्स को बनाया करते थे। दे ऑल्सो मेंटेन्ड देम, और इसी के साथ साथ में ये लोग उसमें मेंटेनेंस का काम भी किया करते थे। वीवर्स ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉटन टेक्सटाइल। वीवर लोग जो है वो कॉटन टेक्सटाइल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे। वाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत। बहुत दूर दूर से लोग सूरत को क्यों विजिट करते थे? पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिट सूरत बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। दूर दूर के लोगों का सूरत को विजिट करने का कारण इस प्रकार से है। सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया बाय द गल्फ ऑफ हॉर्मुज। सूरत जो है वेस्ट एशिया से ट्रेड करने का गेटवे था और उसके बीच का जो रास्ता था वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज से गुजरता था। सूरत हैज आल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मेनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर।
सूरत जो है वो मक्का का गेटवे भी माना जाता था, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक जो जहाज जो है वो यहाँ से जाते थे और शुरू होते थे। देयर वॉज ए बिग मार्केट फॉर कॉटन टेक्सटाइल। वन कुड फाइंड सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का बहुत बड़ा मार्केट था, और यहाँ पे आसानी से रिटेल और होलसेल की जो शॉप्स हैं जो कि कॉटन टेक्सटाइल सेल किया करती थी वो मिल जाती थी। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्डलेस बॉर्डर्स जरी एंड हैड ए मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। सूरत की जो टेक्सटाइल है वो फेमस थी गोल्डलेस बॉर्डर, जिन्हें जरी कहा जाता था, और इनका बहुत बड़ा मार्केट वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में था। देयर वर एम्पल रेस्ट हाउसेज फॉर द विजिटर्स, और यहाँ पे विजिटर्स के लिए बहुत सारे रेस्ट हाउसेज बने हुए थे। मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क अट्रैक्टेड पीपल ऑफ फार ऑफ प्लेसेज। बहुत शानदार और विशालकाय बिल्डिंग और अनगिनत जो प्लेजर पार्क्स थे वो दूर दराज के लोगों को अट्रैक्ट किया करते थे। इन व्हाट वेज वाज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज लाइक कलकत्ता डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सिटीज लाइक तंजौर? क्राफ्ट प्रोडक्शन इन तंजौर वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कोलकाता इन द फॉलोइंग मैनर। अब कलकत्ता और तंजौर की जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो किस प्रकार से अलग है, देखते हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन इन तंजौर वाज इन द फॉर्म ऑफ इनलेज वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। तंजौर का जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो कॉपर और सिल्वर में था, जो कि इनले वर्क के फॉर्म में था। इन कोलकाता इट वाज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल एंड सिल्क टेक्सटाइल। लेकिन कोलकाता में ये कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल के रूप में था। तंजौर वाज ए टेम्पल टाउन एंड ऑल लिव्ड इन टाउन। तंजौर जो था वो एक टेम्पल टाउन था और बहुत सारे लोग इस टाउन में रहा करते थे। कलकत्ता वाज ए ट्रेडिंग टाउन एंड क्राफ्टमैन लिव्ड इन ब्लैक टाउन एरिया। कलकत्ता जो था वो एक ट्रेडिंग टाउन था और क्राफ्टमैन लोग जो हैं वो यहाँ पे ब्लैक टाउन एरियाज में रहा करते थे। क्वेश्चन आंसर और चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें ऑप्शंस दिए हैं गढ़, टेंडा, लेबर, क्लीन, शिव सिंह, दुर्गावती। सामने हमारे ऑप्शंस हैं 84, कारवान, पैक, खेल, अहोम स्टेट, गढ़ कटंगा। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिए हैं। गढ़ का कनेक्शन है 84 से। टंडा जो कारवा है उनको कहा जाता था, और लेबरस जो होते थे उस समय उनको पैक कहा जाता था, और क्लेन का संबंध है खेल से, शिव सिंह का संबंध है अहोम स्टेट से, और दुर्गावती का संबंध है गढ़ा कटंगा से। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्नाज वर कार्ड। वर्ण के अंदर जो नई कास्ट इमर्ज हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी, उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है जातीज। वर हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाय द अहोम्स। अहोम्स के द्वारा जो हिस्टोरिकल वर्क लिखे गए उनको क्या कहा गया? बुरंजिस। थर्ड है द मेंशंस दैट गढ़ा कटंगा हैड 17,000 विलेजेस। कहाँ ये मेंशन किया गया है, विवरण दिया गया है कि गढ़ा कटंगा में 70,000 विलेजेस हैं। अकबरनामा में ऐसा बताया गया है। एज ट्राइबल स्टेट्स बिकम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दे गिव लैंड ग्रांट्स टू एंड। जैसे जैसे ट्राइबल स्टेट्स बड़े और ताकतवर होते गए उन्होंने लैंड ग्रांट्स किसको दी? टेम्पल्स को और ब्राह्मण्स को। थर्ड क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। पहला है ट्राइबल सोसाइटीज हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस। यहाँ पे ये ट्रू है। दूसरा है देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये फॉल्स है। तीसरा है द चौरासीज इन गोंस्टेंट कंटेंट सेवरल सिटीज। ये फॉल्स है। अंतिम है द भील्स लिव इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये भी फॉल्स है। What kind of changes took place between nomadic pastoralist and settled agriculturist? नोमैडिक पेस्टलिस्ट और सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में किस तरह का आदान प्रदान होता था? नोमैडिक पेस्टलिस्ट गेव मिल्क, वूल एंड घी। नोमैडिक पेस्टलिस्ट जो है वो मिल्क, वूल और घी दिया करते थे। सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट गेव द नोमैडिक पेस्टलिस्ट ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट। तो ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट है वो इन नोमैडिक पेस्टलिस्ट को ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल और अन्य सामान दिया करते थे। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड? अहोम स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता था? इसका पहला पॉइंट है अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर। अहोम स्टेट के अंदर फोर्स्ड लेबर चला करता था। द फोर्स्ड वर्कर्स वर कॉल्ड पैक्स। फोर्स वर्कर्स जो थे उनको पैक्स कहा जाता था। सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन। पॉपुलेशन की समय समय पे काउंटिंग हुआ करती थी। ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन। हर एक विलेज को कुछ निश्चित संख्या में पैक्स को रोटेशन के द्वारा भेजना पड़ता था काम करने के लिए।
People from heavily populated areas were shifted to less populated places. Ahom clans were thus broken up. जिन जिन जगहों पे पॉपुलेशन ज्यादा हुआ करती थी वहां से लोगों को लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस में शिफ्ट किया जाता था और इस प्रकार से अहोम की जो क्लेन्स हैं वो बट जाती थी. By the first half of the 17th century, the administration became quite centralized. 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी रूप से सेंट्रलाइज्ड हो गया था. व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी. वर्ना बेस्ड सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए तो देखते हैं. स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज्ड विद इन वर्नाज. वर्ण में छोटी कास्ट और जातीज हैं वो उभर के आई. ऑन द अदर हैंड मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज. बहुत सारी ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स हैं उनको भी इस कास्ट बेस्ड सोसाइटी में एंट्रेंस मिली और उनको कुछ जाति का रूप दिया गया. स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस सच एज स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मेसन्स वर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज बाय द ब्राह्मण. ब्राह्मण्स के द्वारा जो स्पेशलाइज्ड आर्टिस्ट थे जैसे कि स्मिथ, कारपेंटर्स और मेसन्स उनको भी अलग जाति बना दिया गया. जातिज रादर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी. सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का जो आधार था वो जाति बन गई वर्ण के बजाय. अमंग द क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लेन्स बिकम पावरफुल. क्षत्रिय लोगों के अंदर नई राजपूत जातियां जो आई वो काफी पावरफुल हो गई. मेनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. बहुत सारी ट्राइब्स जो है वो इस कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गई. बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास. लेकिन जो लीडर्स ट्राइबल फैमिलीज थी वो ही केवल रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाई. लार्ज मेजोरिटी ज्वाइंड द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी. और अधिकतम संख्या में जो लोग थे उन्होंने लोअर जाति कास्ट सोसाइटी को ज्वाइन किया. Many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontiers had adopted Islam. पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बहुत सारी डोमिनेंट ट्राइब्स ने, प्रभावशाली ट्राइब्स ने इस्लाम को ग्रहण कर लिया. दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम. उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया. हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज इनटू ए स्टेट. ट्राइबल सोसाइटी जो है वो स्टेट में ऑर्गेनाइज होने के बाद में किस प्रकार से बदल गई. फर्स्ट है द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी. नए स्टेट्स के बनने के बाद में ट्राइबल सोसाइटीज का नेचर बदल गया. इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेज. ये जो सोसाइटी इक्वल थी वो धीरे धीरे अनइक्वल सोशल क्लासेज में बट गई. ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजाज. दे बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल. ब्राह्मण जो है उनको गोंड राजा से लैंड ग्रांट मिली और वो बहुत अधिक प्रभावशाली बन गए. द गोंड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत. गोंड चीफ अब अपने आप को राजपूत कहलाना पसंद करते थे. अमन दास द गोंड राजा ऑफ गड़ा कटंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह. अमन दास जो कि गड़ा कटंगा के गोंड राजा थे उन्होंने संग्राम शाह उपाधि ग्रहण की. हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती. उनके बेटे दलपत ने दुर्गावती से शादी की जो कि सलाबहान जो कि महोबा के चंदेल राजपूत राजा थे उनकी बेटी थी. वर द बंजाराज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी. क्या बंजारा लोग हैं वो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट थे. द बंजाराज वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी. हाँ, बंजारा लोग जो हैं इकोनॉमी के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट थे. दे वर ट्रेडर्स, नोमेड्स एंड कंट्रोल ट्रेड एंड कॉमर्स. वो ट्रेडर नोमेड्स थे, व्यापार में उनका बहुत बड़ा रोल था और ट्रेड और कॉमर्स को वो कंट्रोल किया करते थे. दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन टू द सिटी मार्केट. सिटी मार्केट को ग्रेन ट्रांसपोर्ट करने में उनका बहुत बड़ा रोल था. दे यूजुअली बोट ग्रेन वेयर इट वाज चीपली अवेलेबल एंड कैरीड इट टू प्लेसेस वेयर इट वाज डियरर. वो जहां ग्रेन सस्ता मिलता है वहां से खरीदते थे और जहां ये महंगा मिलता है वहां पहुंचाते थे. फ्रॉम देयर दे अगेन रिलोडेड देयर ऑक्शन विद एनीथिंग that could be profitably sold in other places. और वहां से वो ऐसी चीज खरीदते थे जो वहां सस्ती मिलती है और दूसरे जगह पे महंगी मिलती हो. In what way was the history of the Gonds different from that of the Ahoms? Were there any similarities? Gonds और Ahoms की हिस्ट्री किस प्रकार से अलग है, क्या उनमें कोई समानता भी है? The history of Gonds were different from that of Ahoms in following ways. गोंड्स और अहोम्स की हिस्ट्री कई प्रकार से अलग है. गोंड्स लिव्ड इन गोंडवाना while अहोम्स लिव्ड इन ब्रह्मपुत्र वैली. गोंड्स गोंडवाना में रहते थे
अहोम्स ब्रह्मपुत्र वैली के पास रहा करते थे। गोंड्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन व्हाइल अहोम्स डिड नॉट प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। गोंड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अपनाते थे जबकि अहोम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नहीं अपनाते थे। गोंड्स किंगडम्स वर लार्ज, अहोम किंगडम वाज स्मॉल। गोंड के किंगडम्स बड़े थे जबकि अहोम के किंगडम्स छोटे थे। गोंड किंगडम्स वर डिवाइडेड इनटू गट्स, अहोम बिल्ट ए लार्ज स्टेट। गोंड के किंगडम्स गट्स में डिवाइडेड थे जबकि अहोम्स ने बड़े बड़े स्टेट का निर्माण किया। गोंड्स डिड नॉट यूज फायर आर्म्स, अहोम्स यूज्ड फायर आर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। गोंड्स ने फायर आर्म्स यूज नहीं किए और अहोम्स वो लोग थे जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में पहली बार फायर आर्म्स यूज किए। द सिमिलरिटी इज दैट बोथ वर ट्राइब्स, इनमें सिमिलरिटी ये है कि दोनों ये ट्राइब्स थे। और इसी के साथ साथ में द मुगल्स ट्राइड टू कंट्रोल द लैंड ऑफ बोथ एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। मुगल लोगों ने दोनों ट्राइब्स की लैंड को कंट्रोल करने का प्रयास किया। देयर वर चेंजेस इन सोसाइटी ऑफ बोथ ड्यू टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस। दोनों ट्राइब्स की सोसाइटी में बहुत अधिक बदलाव आया क्योंकि लोगों का ऑक्यूपेशन जो था वो बदल रहा था। डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। दोनों तरफ के ऑप्शंस को हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। द बुद्धा, शंकरादेवा, निजामुद्दीन ओलिया, नैनार्स, अल्वराज। इस तरफ दिए गए हैं नामगर, वर्शिप ऑफ विष्णु। क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस, सूफी संत, वर्शिप ऑफ शिवा। अब इनमें से जो आपको आसान लगते हैं उनको हम लोग पहले मिला लेंगे। जैसा कि आप नैनार और अल्वराज के बारे में जानते हैं तो उनको आप मिला सकते हैं कि नैनार कौन थे जो शिव की वर्शिप किया करते थे और अल्वराज कौन थे जो विष्णु की वर्शिप किया करते थे। अब निजामुद्दीन ओलिया की बात करें तो वो एक सूफी संत थे और बुद्धा जो है उन्होंने सोशल डिफरेंसेस के बारे में क्वेश्चन किया था। हमारा एक बच्चा है शंकरादेवा जो जुड़ा हुआ है नामगढ़ से। शंकरादेवा ने लोगों को कहा था ना जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो एक घर बना सकते हैं जहाँ पे अपने भगवान की पूजा वो कर सकते हैं, उन्हें नामगढ़ कहा जाता था। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। शंकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ, शंकरा जो है वो किसको समर्थन दिया करते थे? अद्वैता को। रामानुजा वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, रामानुज किससे प्रभावित थे? अल्वराज से। तीसरा ऑप्शन है ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक वर एडवोकेट्स ऑफ वीराशैविज्म, वीराशैविज्म को समर्थन देने वाले कौन लोग थे? इसमें है बसावना, अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी। अगला है वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भक्ति ट्रेडिशन के समय एक इंपॉर्टेंट सेंटर था पंधारपुर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नाथपंथीज, सिद्धार्थ एंड योगीज। नाथपंथीज, सिद्धार्थ और योगीज की जो बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस है उसके बारे में बताना है। तो चलिए इनको देखते हैं। बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नाथपंथीज, सिद्धार्थ एंड योगीज। नाथपंथीज, सिद्धार्थ और योगीज की जो बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस हैं वो इस प्रकार है। पहला है क्रिटिसिज्म ऑफ रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन। वो क्या करते थे? रिचुअल, धार्मिक पुराने रीति रिवाज थे, बाहरी जो दिखावा था, और कन्वेंशनल रिलीजन मतलब प्राचीन समय से जो धार्मिक प्रथाएं चली आ रही थी उनकी आलोचना करते थे। रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, रेनंसिएशन का मतलब त्याग देना, छोड़ देना, दुनिया को छोड़ देने के लिए वो कहते थे। पाथ ऑफ साल्वेशन इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस, साल्वेशन यानी मुक्ति के रास्ते पर चलना, मेडिटेशन साधना करते हुए ऑन द फॉर्मलेस, निर्विकार की खोज के लिए। अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ वनलेस, अल्टीमेट रियलिटी अंतिम सत्य को पहचानना और रियलाइजेशन ऑफ वननेस अपने आप को पहचानना। इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगासना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, बहुत अधिक माइंड और बॉडी को ट्रेनिंग देना और उसके लिए योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन का सहारा लेना। व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दिस। कबीर के द्वारा दिए गए मुख्य आइडियाज क्या थे और उन्होंने इसको किस प्रकार से एक्सप्रेस किया? मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर एंड हिज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देम, कबीर के द्वारा दिए गए मुख्य आइडियाज और उनको एक्सप्रेस करने का तरीका ये है। पहला है रिजेक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजन एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, पुराने तौर तरीकों वाला जो धर्म है और उससे जुड़े हुए रिलीजियस ट्रेडिशन, परंपराएं और रीति रिवाज, उनको रिजेक्ट करना। दूसरा है रिलीजन इज असेसेबल टू ऑल, कि धर्म जो है वो सबकी पहुंच में होना चाहिए, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ ब्राह्मणिकल
हिंदुइज्म एंड इस्लाम। ब्राह्मणों के द्वारा जो हिंदुइज्म की परिभाषा दी गई और इसी प्रकार से इस्लाम की कुछ विशेष लोगों के द्वारा जो परिभाषा दी गई और उसका जो बाहरी आडंबर दिखावा जो था उसकी आलोचना करना। नो कास्ट सिस्टम, किसी प्रकार की कोई जाति सिस्टम नहीं हो। बिलीफ इन फॉर्मलेस गॉड, वो निर्विकार भगवान में विश्वास करते थे। भक्ति एंड डिवोशन इज द ओनली पाथ ऑफ साल्वेशन, वो ये कहते थे भक्ति और डेवोशन के द्वारा ही केवल मुक्ति पाई जा सकती है। ही एक्सप्रेस हिज आइडियाज थ्रू कपलेट्स, और वो अपने आइडियाज को, अपने विचारों को कपलेट्स यानी दोहों के द्वारा कविताओं में और गीतों में गा के बताया करते थे। व्हाट वर द मेजर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सूफीज, सूफी लोगों की मुख्य बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस क्या थी। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स, मिस्टिक्स का मतलब होगा मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए थे और रहस्यवादी थे। उनके बारे में बहुत सारी अननोन चीजें थी। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड गेव एम्फेसिस ऑन लव एंड डिवोशन टू द गॉड, वो बाहरी जो दिखावा है धर्म से जुड़ा हुआ उसको रिजेक्ट करते थे और लव और गॉड के प्रति जो डिवोशन है उस पे बल दिया करते थे। दे इंस्पायर्ड पीपल टू बी कंपेशनेट टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स, वो लोगों को इंस्पायर किया करते थे कि हमें हर एक व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। दे रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड कंसिडरेबली सिंप्लीफाइड रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इनटू कलेक्टिव प्रेयर्स, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उसी के साथ साथ में पुराने रिचुअल्स को छोड़ के कलेक्टिव प्रेयर्स पे बल दिया। दे बिलीव्ड दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन ए डिफरेंट वे, वो ये मानते थे कि हार्ट को हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं कि दुनिया को एक अलग नजर से हम लोग देख पाए। दे डेवलप्ड एलोबरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, मीनिंग, चैंटिंग ऑफ ए नेम और सेक्रेड फॉर्मूला, कंटेम्पलेशन, समाज, rags, dancing, discussion of parables, breath control, etc. under the guidance of master called पीर। वो ये मानते थे कि उनके जो मास्टर हैं जिसे पीर कहा जाता था उनकी गाइडेंस में हम लोग ट्रेनिंग लेके बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करके, जैसे जिक्र, भगवान का नाम लेके और सेक्रेड फार्मूला और कंटेम्पलेशन, सामाज, रागाज, गीत गाकर, डांस करके और पैराबल्स को डिस्कस करके और ब्रीथ कंट्रोल करके, इन सब चीजों को करके हम लोग अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित या उनकी पूजा में ट्रेन कर सकते हैं। वाई डू यू थिंक मैनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रेवलेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बहुत सारे टीचर्स ने पहले से चले आ रहे रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट कर दिया। यस, मैनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रेवलेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस because they had numerous shortcomings like social differences, excess ritualism, outer display, and they promoted division in society. बहुत सारे टीचर्स ने पहले से चले आ रहे रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनमें बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स यानी कमियां थी, जैसे कि सोशल डिफरेंसेस, समाज में बंटवारा कर देना, एक्सेस रिचुअलिज्म, बहुत ज्यादा प्रथाओं को और परिपाटियों को मानना, आउटर डिस्प्ले जिनमें बहुत अधिक बाहरी दिखावा था, और इसी के साथ साथ में ये जो पुराने धर्म रीति रिवाज थे वो सोसाइटी में डिवीजन को भी प्रमोट किया करते थे। व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक, बाबा गुरु नानक की मुख्य टीचिंग्स क्या थी। मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक, गुरु नानक की जो मुख्य टीचिंग्स थी वो थी वर्शिप ऑफ वन गॉड, एक गॉड की पूजा करनी है। इररिलेवेंस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर फॉर अटेनिंग लिबरेशन, उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट, क्रीड या जेंडर का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी वर्शिप कर सकते हैं। द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट, हमें एक एक्टिव लाइफ जीना है और हमारे जीवन के अंदर सोशल कमिटमेंट जरूर होना चाहिए। नाम, दान एंड स्नान आर द मेजर इसेंस ऑफ हिज टीचिंग, नाम करना, भगवान का नाम जपना, दान करना और स्नान, अपने आप को पवित्र करना, वो जो है उनके टीचिंग्स की मुख्य बातों में था। नाम जपना, कीरत करना, वन चखना, बेसिस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स, उन्होंने ये बातें बताई। नाम जपना, कीरत करना, वन चखना, इनमें मुख्य आधार था सही विश्वास, सही वर्शिप, सही ईमानदारी से अपना जीवन और दूसरों को हेल्प करना, और अंतिम है द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, सभी लोग एक बराबर हैं, किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स,
और चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हम पहले दोनों तरफ के जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेंगे। इस तरफ है अनंत वर्मन, जगन्नाथ, महोदयपुरम, लीला तिलकम, मंगल काव्य, मिनिएचर। और इधर हमारे है उड़ीसा, पुरी, केरला, केरला, बंगाल और कांगड़ा। अब हम इनको मैच करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है अनंत वर्मन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अनंत वर्मन एक किंग है और उन्होंने उड़ीसा में एक टेम्पल का निर्माण करवाया था। और वो कौन सा टेम्पल था? जगन्नाथ। तो सेकंड हमारा है जगन्नाथ। तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ बनवाया गया था? उड़ीसा के अंदर पुरी में बनवाया गया था। जगन्नाथ जो है पुरी से जुड़ जाएगा। तीसरा है हमारा महोदयपुरम। तो महोदयपुरम में आपको बताना चाहूंगा कि चेरा किंगडम जो है, जो कि केरला में स्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो गया? केरला इसका सही आंसर हो गया। चौथा ऑप्शन है लीला तिलक्कम। तो लीला तिलक्कम जो है वो हमारा एक बुक है, लिटरेचर है, जो संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज दोनों का मिक्सचर है। ये कहाँ का है? ये है केरला का। अगला है हमारा मंगल काव्य। तो मंगल काव्य के नाम से आप समझ सकते हैं, मंगल और काव्य, मंगल यानी शुभ, काव्य यानी गीत। मतलब ये ऐसे गीत थे जो उनके भगवान के प्रति समर्पण को बताया करते थे। और ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? ये अर्ली बंगाली लिटरेचर जो है उससे जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। और अंतिम है हमारा मिनिएचर। तो मिनिएचर जो मुगल आर्टिस्ट थे, जो वहां पे मुगलों को छोड़ के हिमालयन एरियाज में चले गए थे, उन्होंने वहां पे एक अलग तरह की जो स्कूल बनाई थी पेंटिंग की, उसका नाम है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो मिनिएचर जुड़ गया कांगड़ा से। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मनी प्रबलम? नेम ए बुक रिटन इन दैट। मनी प्रबलम क्या है? और आपको उसमें लिखी हुई एक बुक बतानी है। मनी प्रबलम इज ए लैंग्वेज। मनी प्रबलम वास्तव में संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज का मिक्सचर है। और जो बुक उस लैंग्वेज में लिखी गई है उसका नाम है लीला तिलक्कम। तीसरा क्वेश्चन है हु वर द मेजर पैटर्न्स ऑफ कथक? कथक को बढ़ावा देने वाले लोग कौन थे? द मुगल्स एंड नवाब्स ऑफ लखनऊ। तो कौन थे मुगल और लखनऊ के नवाब? वो उस कथक को बढ़ावा देने वाले थे। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ बंगाल? बंगाल के जो टेम्पल्स हैं उनके इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या क्या हैं? आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ बंगाल। बंगाल के जो टेम्पल्स हैं उनके आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं। पहला है डबल रूफ या दुचाला और फोर रूफ या चौचाला। हमने पढ़ा डबल रूफ वाले और फोर रूफ वाले। दूसरा है हमारा कंपेरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फोर रूफ स्ट्रक्चर, फोर ट्रायंगुलर रूफ्स प्लेस्ड ऑन फोर वॉल्स मूव्ड अप टू कवरेज ऑन कर्व्ड लाइन ऑन ए पॉइंट। ये हमने देखा कि वो फोर रूफ वाले स्ट्रक्चर थे और ट्रायंगुलर रूफ्स थी, उन पे एक कॉमन दीवार बनाई गई थी और उसे एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ा गया था। तीसरे पॉइंट है बिल्ट ऑन ए स्क्वायर प्लेटफॉर्म। इनको स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनाया गया। चौथा है इंटीरियर प्लेन। इसका मतलब इनका इंटीरियर जो था वो बहुत ही साधारण रहा करता था, लेकिन आउटर वॉल्स डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टेबलेट्स। इनका जो बाहरी जो दीवारें हुआ करती थी उनको बहुत ही शानदार पेंटिंग, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टेबलेट से सजाया जाता था। वाई डिड मिनिस्ट्रल्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज? मिनिस्ट्रल जो है वो अपने हीरोज को, अचीवमेंट्स को क्यों गा गा के सुनाया करते थे? मिनिस्ट्रल्स यूज्ड टू रिसाइट पोएम्स एंड सॉन्ग्स व्हिच डिपिक्टेड द स्टोरीज ऑफ द राजपूत हीरोइक डीड्स। अब मिनिस्ट्रल्स वो लोग हैं जो राजपूत हीरोइक डीड्स, मतलब राजपूतों ने जो बहादुरी से भरे हुए कार्य किए थे, उनको कहानियों और गीतों के रूप में सुनाया करते थे। By reciting such poems and songs, these minstrels inspired others to follow the examples of Rajput। इस प्रकार के गीत, कहानियां और कविता सुना के वो लोगों को इंस्पायर किया करते थे कि वो लोग भी राजपूतों की तरह बन जाएं। ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई दीज स्टोरीज। और सामान्य लोग जो है वो इन स्टोरीज से और सॉन्ग से और पोएम से काफी अट्रैक्ट हुआ करते थे। वाई डू वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स देन अबाउट दोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल? हम ऑर्डिनरी पीपल के बजाय रूलर्स की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में ज्यादा क्यों जानते हैं? वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स देन अबाउट दोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल बिकॉज द ऑर्डिनरी पीपल फॉलोड द कल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय देयर किंग्स और एम्परर्स। हम ऑर्डिनरी पीपल के बजाय रूलर्स की जो
रूलर्स की जो कल्चरल प्रैक्टिस थे उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल जो हुआ करते थे वो किंग्स और एम्परर्स की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसी को अपनाया करते थे। मोर ओवर पीपल हैड फेथ इन देयर रूलर्स। लोगों का अपने राजा में बहुत अधिक विश्वास हुआ करता था। दे कुड नॉट अडॉप्ट अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस विच देयर रूलर्स डिड नॉट प्रैक्टिस। और वो किसी भी ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस को नहीं अपनाते थे जिनको उनके राजा नहीं अपनाते थे। वाई डिड कॉन्करर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी। जितने भी विजेता आए, कॉन्करर्स आए, उन्होंने जगन्नाथ पुरी पे अपना कंट्रोल स्थापित करने का क्यों प्रयास किया? द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी गेन्ड इंपोर्टेंस एज ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। जगन्नाथ पुरी का जो टेम्पल है वो पिलग्रिमेज का एक सेंटर था, बहुत बड़ा धार्मिक महत्व का स्थान था। इट्स ऑथोरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। इसकी ऑथोरिटी सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। हेंस कॉन्करर्स ट्राइड टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर दिस टेम्पल। इसलिए जितने भी कॉन्करर्स थे वो इस पे अपना कंट्रोल साबित करना चाहते थे। दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। और वो ऐसा भी सोचते थे कि अगर उन्होंने जगन्नाथपुरी के टेम्पल पे अपना कंट्रोल कर लिया तो लोग जो है उनके रूल को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। वाई वर टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल। बंगाल में टेम्पल्स क्यों बनाए गए? टेम्पल्स वर बिल्ट इन बंगाल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इन कारणों से बंगाल में टेम्पल्स बनाए गए। इंक्रीज इन रिलीजियस फेथ। लोगों का धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास था। मॉस्क हैड ऑलरेडी बीन बिल्ट। वहां पे मस्जिद पहले से ही बन चुकी थी। पावरफुल पीपल वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम देयर पिटी। शक्तिशाली लोग जो हैं वो अपनी पावर को दिखाना चाहते थे और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को साबित करना चाहते थे। लो पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द टेम्पल बिल्डिंग। और टेम्पल को बनाने में लो पीपल है वो भी पार्टिसिपेट किया करते थे। न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू पीपल ऑल्सो हेल्प इन टेम्पल सेटिंग अप। टेम्पल को बनाने के अंदर बहुत सारे लोगों को नई नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी मिली, इसलिए भी टेम्पल को बनाने पे जोर दिया गया। 7th क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें हमने डायरेक्ट आंसर ले लिया है। पहला है सूबेदार। सूबेदार होता है एक प्रोविंशियल गवर्नर, मतलब किसी एक प्रोविंस का गवर्नर। दूसरा है फौजदार। फौजदार होता है ए मुगल मिलिट्री कमांडर। एक मुगल समय में मिलिट्री का कमांडर हुआ करता था। इजारदार। इजारदार होता है एक रेवेन्यू फार्मर। रेवेन्यू फार्मर क्या होता है? एक किसान जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है। मिसल। मिसल है ए बैंड ऑफ सिख वॉरियर्स। सिख वॉरियर्स जो है, लड़ाके जो है, योद्धा जो है, उनका एक समूह है। चौथ, टैक्स लेविड बाय द मराठा। चौथ का मतलब है मराठा लोगों के द्वारा जो टैक्स लगाया गया है उसे चौथ कहा जाता है। कुनबिस, मराठा पीजेंट वॉरियर्स। कुनबिस का मतलब है मराठा लोगों के समय उनकी जो सेना के आधार स्तंभ थे उनमें से एक है पीजेंट, किसान जो वॉरियर्स थे उनको कुनबिस कहा जाता था। उमरा, उमरा जो है वो है ए हाई नोबल। मुगलों के समय में उनके जो नोबल्स हुआ करते थे उनको उमरा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। औरंगजेब फोर्ट ए प्रोट्रैक्टेड वार इन। औरंगजेब ने लंबे समय के लिए एक वार किया। कहाँ पे? डेक्कन में। मतलब इंडिया का जो सदर्न एरिया है जिसे डेक्कन कहा जाता है, उससे औरंगजेब की लंबे समय तक लड़ाई चली। उमरा एंड जागीरदार कंस्टिट्यूट पावरफुल सेक्शंस ऑफ द मुगल। उमरा और जागीरदार जो है वो मुगल लोगों की किस भाग के पावरफुल सेक्शंस के हिस्से थे? तो वो थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी मुगल प्रशासन के। थर्ड है असफ जहां फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट इन। असफ जहां ने हैदराबाद स्टेट को स्थापना की थी 1724 में। द फाउंडर ऑफ द अवध स्टेट वाज। अवध स्टेट के फाउंडर कौन थे? बुरहान उल मुल्क सादत खान। अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल। नादिर शाह ने बंगाल पे अटैक किया था, हमला किया था, लूटने का प्रयास किया था। फॉल्स है ये। सवाई राजा जय सिंह वाज द रूलर ऑफ इंदौर। सवाई राजा जय सिंह इंदौर के रूलर थे, ये भी फॉल्स है। गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु ऑफ सिख। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10th गुरु थे, ये ट्रू है। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठास इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में पूना जो है मराठों की कैपिटल था, ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द ऑफिशियल्स हेल्ड बाय सादत खान।
सादत खान के द्वारा जो ऑफिस चलाए गए थे वो कौन से थे? ऑफिसेस हेल्ड बाय सादत खान वर सूबेदारी, फौजदारी एंड दीवानी। सादत खान के द्वारा चलाए गए जो ऑफिसेज हैं वो हैं सूबेदारी, फौजदारी और दीवानी। Why did the Nawab of Awadh and Bengal try to do away with the जागीरदारी सिस्टम? अवध और बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को क्यों छोड़ दिया, उसे क्यों नहीं अपनाया? नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम बिकॉज अवध और बंगाल के जो नवाब हैं उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को क्यों छोड़ दिया, इसके पीछे के कारण है। पहला पॉइंट है दे वर सस्पिशियस ऑफ द सिस्टम दैट दे इनहेरिटेड। उनको ये जो सिस्टम जागीर में मिला था, हेरिटेंस में मिला था, उस पे उन्हें पूरा पूरा शक था, इसका मतलब विश्वास नहीं था। देयर मेथड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन वर डिफरेंट, दे हायर्ड रेवेन्यू फार्मर्स टू कलेक्ट द टैक्सेस। उनका टैक्स कलेक्ट करने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। वो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू फार्मर्स को हायर किया करते थे। दे यूज्ड प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी रादर देन जागीरदारी। वो जागीरदारी के बजाय इजारदारी प्रैक्टिस को अपनाया करते थे। दे वांटेड टू एक्सपेंड एंड रिसीव लैंड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। वो अपने आप को एक्सपेंड यानी विस्तार करना चाहते थे और लोन के एवज में लैंड को प्राप्त करना चाहते थे। दे न्यू द लूप होल्स ऑफ द सिस्टम एंड दैट हाउ जागीरदार्स बिकम पावरफुल इफ नॉट चेक्ड इन टाइम। वो इस सिस्टम के लूप होल्स यानी कमजोर कड़ियों को जानते थे और इसी कारण से अगर जागीरदारों को चेक नहीं किया जाए तो वो उस समय बहुत पावरफुल बन जाते थे। हाउ वर द सिख्स ऑर्गेनाइज्ड इन द 18th सेंचुरी? सिख लोग जो है वो 18th सेंचुरी में किस प्रकार संगठित हुए? ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी द सिख्स गॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। 17th सेंचुरी में सिख लोग जो है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में ऑर्गेनाइज हो गए। दिस लेड टू द रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब। इससे क्या हुआ, जो रीजनल स्टेट्स थे उन्होंने पंजाब बना लिया। गुरु गोविंद सिंह fought many battles against the Rajput as well as Mughal rulers, both before and after the institution of the Khalsa in 1699। गुरु गोविंद सिंह ने राजपूतों और मुगलों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, जिनको 1699 में खालसा की स्थापना हुई। उससे पहले भी कुछ लड़ाइयां लड़ी और उसके बाद में भी कुछ लड़ाइयां उन्होंने लड़ी। After the death of Guru Gobind Singh in 1708, the Khalsa revolted against the Mughal authority under the leadership of Banda Bahadur and declared their sovereign rule। गुरु गोविंद सिंह की 1708 में डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद में खालसा समूह जो है उसने मुगल अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उनके लीडर इस समय बंदा बहादुर थे और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716। बंदा बहादुर को 1715 में कैद कर लिया गया और 1716 में उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। In the 18th century, the Sikh organized themselves into a number of bands called जत्थास and later on मिसल्स। 18th century में सिख लोगों ने अपने आप को संगठित कर लिया कुछ समूहों में और इन समूहों को पहले जत्थास कहा जाता था और बाद में इन्हें मिसल्स कहा जाता था। Their well-knit organization enabled them to put up successful resistance to the Mughal governors first and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich provinces of the Punjab and the सरकार ऑफ सिरहिंद फ्रॉम द मुगल्स। उनका बहुत अच्छी तरह से तैयार किया हुआ जो संगठन था उसी के कारण से वो विरोध कर पाए मुगल गवर्नर्स का और उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली जिसने क्या किया, पंजाब के रिच प्रोविंस पे अपना कब्जा कर लिया और इसी के साथ साथ में मुगलों से जो सरहिंद जो है वो भी छीन लिया था। वाई डिड द मराठास वांट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन? मराठा लोग जो है वो डेक्कन से बाहर भी अपने आप को क्यों फैलाना चाहते थे? मराठास वांटेड टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। मराठाज इस कारण से अपने आप को डेक्कन से बाहर फैलाना चाहते थे। दे वांटेड टू क्लिप अवे द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। वो मुगल एम्पायर की जो अथॉरिटी है उसको कमजोर करना चाहते थे। मराठा किंग वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। वो पूरे डेक्कन पेनिनसुला के ओवरलॉर्ड या मालिक बनना चाहते थे। टू पजेस द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेश मुखी इन द एंटायर रीजन। और इस पूरे इलाके में चौथ और सरदेश मुखी नाम के जो टैक्स इकट्ठे किए जाते थे
उनके पूरे पूरे अधिकार वो अपने पास रखना चाहते थे। What were the policies adopted by असफ जहां to strengthen his position? असफ जहां ने अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? आफ्टर बीइंग द एक्चुअल रूलर ऑफ द डेक्कन, असफ जहां began to adopt some policies in order to strengthen his position. डेक्कन का वास्तविक रूलर बनने के बाद में असफ जहां ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई ताकि वो अपनी पोजीशन को ताकतवर बना सके, और ये पॉलिसीज थी: He brought skilled soldiers and administrators from North India who welcomed the new opportunities in the South. उसने skilled soldiers और administrators जो हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया से थे, उन्हें साउथ इंडिया लेके आए और उनको ये अवसर अच्छा लगा। He appointed मनसबदार्स and granted जागीर्स. उसने मनसबदार्स को अपॉइंट किया और उन्हें जागीर दे दी। He ruled independently without मुगल इंटरफेरेंस. और वह मुगलों के किसी भी दखलंदाजी के बिना राज किया करता था। द मुगल एम्परर मेयरली कन्फर्म द डिसीजंस ऑलरेडी टेकन बाय असफ जहां. मुगल एम्परर जो कि उस समय कमजोर थे, वो केवल उनके द्वारा, असफ जहां के द्वारा लिए गए निर्णयों को कंफर्म किया करते थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस देखने के लिए और इसी के साथ साथ में इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।